हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फोर मेजर आर्टिकल। सबसे पहले हम बार एसोसिएशन के एक रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे दैट नो वन वांट्स टू रिप्रेजेंट द पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इन राम टेम्पल। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मीडिया का पब्लिक फंक्शन के बारे में। देन नेक्स्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे कुसार के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग क्या होता है, उसके फिनोमेना को समझेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। आइए सबसे पहले यहाँ पे बार एसोसिएशन से रिलेटेड एक मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या कि राम मंदिर के अंदर कुछ लोगों ने चंदा चोरी की। अब चंदा चोरी के जो अक्यूज है उनको बार ने ये कहा कि अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा तो उन्हें पर पर्सन 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा। यहाँ पे तो कोई यहाँ पे इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, बट यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वैल्यूज का सीधा सीधा वायलेशन आपको देखने को मिलता है। तो बार एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपकी आप ये कह सकते हो कि लीगल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और एडवोकेट की कंडक्ट से डील करती है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो बार है एक्चुअल में एक तरह का, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो उसमें जैसे फाइनेंशियल साइड की बात करें तो सेबी है, आरबीआई है, तो वैसे ही बार काउंसिल एडवोकेट्स के पूरे बिहेवियर को और पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में आते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्यूज के राइट टू रिप्रेजेंट को सिक्योर करता है। एंड उसके साथ साथ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, वो भी इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो देखो, भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल 22 है आपका। आर्टिकल 22 ये कहता है कि भाई जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो उसको उसका कॉज ऑफ अरेस्ट बताया जाए और विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को लेके जाना है। तो एक पर्सन अपने आप को डिफेंड तभी कर सकता है जब उसको ये पता हो कि उसको किस बिना पे अरेस्ट किया गया। तो एफआईआर और चार्जशीट की एक फॉर्मल कॉपी उसको देनी बहुत जरूरी है। राइट टू काउंसिल, अब यहां पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, आप लीगल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिशनर जो है आपके, यानी आपका जो वकील है, वो आपको तभी मिल जाना चाहिए जैसे ही आपको अरेस्ट किया गया है। और यहां पे ट्रायल के टाइम पे अगर आप दे रहे हो तो वो गलत है कि भाई अगर एक पर्सन को पकड़ा गया है, उसको पकड़ते ही आपने उसका ग्राउंड, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया वो बता दिया, उसके बाद उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मिला दिया, वो आपका पूरा प्रोसेस है। एंड एक बात इंडियन कानून में एक ये भी आती है कि भाई हम एक अक्यूज को हमेशा तब तक निर्दोष मानते हैं जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहां पे ये प्रूव ना कर दिया जाए कि भाई वो पर्सन यहां पे गिल्टी है। तो प्रेज्यूम्ड जो आपकी इनोसेंस है वो भी यहां पे आप वायलेट कर रहे हो। अब कहते हैं कि भाई यहां पे अगर हम बात करें टाइम और फैसिलिटी की, तो ट्रायल के टाइम पे ये कहा जाता है कि भाई उन्हें सफिशिएंट टाइम देना चाहिए कि भाई वो एविडेंसेस जो उसके अगेंस्ट है उसको पूरी तरह से देख सके, विटनेस को इंटरव्यू कर सके एंड अपने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर कर सके, और उस बेसिस पे वो केस पूरा लड़ा जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आर्टिकल 21 क्लॉज 1 जो है वो सबसे पहले जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, क्या कारण है जिस वजह से पर्सन को अरेस्ट किया गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। देन आर्टिकल 21 जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो स्पीडी फेयर ट्रायल्स और एक्सेस टू जस्टिस के बारे में बात करता है। एंड आर्टिकल 39A फ्री एंड लीगल एड, चाहे इकोनॉमिक डिसेबिलिटी हो या अदर डिसेबिलिटी हो, उस केस में प्रोवाइड करने की बात करता है। एंड इवन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर बात की जाए तो इसमें भी ये कहा जाता है कि भाई अगर किसी के पास अपने खुद के लिए वकील खरीदने के पैसे नहीं है तो यहाँ पे उसको कोई पर्सन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलें कि भाई ये कहीं ना कहीं एथिकल चैलेंजेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल अक्यूज को, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कसाब का पता होगा, कसाब को भी हमने लीगल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप ये मान के चलें कि हर कोई इंसान को फ्री एंड फेयर हेयरिंग का यहाँ पे प्रावधान है। इस वजह से सोशो इकोनॉमिक की बात की जाए तो कई बार एक्सपेंसिव वकील काउंसिल को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चीज नहीं होगी, बट यहाँ पे आपको एक रीजनेबल वकील प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहते हैं चैलेंजेस क्या है, कहते हैं अगर आप ये पूरे इशू को देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को चैलेंज करता है, खासकर आर्टिकल 22A को 1 को।
देन इसके अलावा रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई कानून सजा देगा, आप किसी को सजा नहीं दोगे। आपने ये अज्यूम कर लिया वो पर्सन गिल्टी है तो वो चीज गलत है। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो जुडिशियल फेयरनेस के ऊपर भी इससे असर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि भाई फेयर ट्रायल यहाँ पे मिलना चाहिए, उनकी लीगल ऑपरेशन को हमें कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, एंड इससे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें इन्फोर्स करना होगा बार के रूल्स को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाइकआउट को अवॉइड करना होगा, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। आइए अब बात करते हैं हाईकोर्ट की अभी एक रिसेंट वर्डिक्ट की। तो ये पूरा जो वर्डिक्ट है इसको हम किस तरह से डील करते हैं। देखो आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी जजमेंट के दौरान यहाँ पे कहा गया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी आपका बेसिक एक फंडामेंटल राइट है। अब ये स्टेट के अगेंस्ट तो मिलता है, बट क्या एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिल सकता है? तो इसी चीज को यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे जजमेंट के टाइम पे डिस्कस किया गया। तो केस था जहां पे आप ये कह सकते हो कि एक 5 साल की बच्ची के साथ एक रेप केस होता है। इस रेप केस के अंदर जो मीडिया पर्सन्स हैं वो उसके घर पे इंटरव्यू लेने जाते हैं, और इंटरव्यू लेते टाइम लाइक जो फैमिली है उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई हम कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहते। एंड हुआ ये कि इससे बच्ची की जो पहचान है वो मीडिया में आ गई, और उसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि उस बच्ची को काफी लाइक सोसाइटल डैमेज का सामना करना पड़ा। तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई देखो, अब इस फैमिली ने 5 लाख रुपए का एक केस डाल दिया कि भाई इन्होंने टीवी नेटवर्क वालों ने टीवी टुडे नेटवर्क वालों ने हमारे प्राइवेसी को ब्रीच किया, तो इस वजह से 5 लाख रुपए का हमें यहाँ पे जुर्माना मिलना चाहिए। तो ये पूरा केस है। अब इसको समझें तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो ये वर्टिकली तो आज तक हम अप्लाई करते थे, वर्टिकल मतलब कि स्टेट की एजेंसीज के ऊपर तो अप्लाई करते थे, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन इन आर्टिकल 21। अब देखो वैसे कई जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन देखने को मिलती है फंडामेंटल राइट्स की, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, आप किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे बेस्ड अपॉन लाइक उनके रिलीजन के या कास्ट के या क्रीड के किसी भी चीज के। तो शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेस, किसी पर्सन को सिर्फ उसकी जाति धर्म के आधार पे आप डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, एंड आर्टिकल 23, 24 अगर हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, फोर्स बिगारी को रोकता है। तो ये सब हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है जहां पे स्टेट के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स को भी, यानी आप नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं बोलेंगे इसे, नॉन स्टेट एंटिटीज को भी आप इसमें इंक्लूड करते हो। तो कहा जाता है कि भाई देखो ये एक कौशल किशोर केस है आपका 2023 का। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये इंडिविजुअल और प्राइवेट यानी आपके लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स और प्राइवेट इंडिविजुअल इन दोनों के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी आपको इंश्योर करनी होगी। प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इनके एक्शन की इनको कहीं ना कहीं समझनी होगी। देन जुडिशियल रेमेडी यहाँ पे सिटीजन्स के अगेंस्ट सिटीजन्स को और ज़्यादा मिल जाती है। जहाँ पे रिट पिटीशन की अगर बात की जाए आर्टिकल 13, 32 और 226 में जिसके बारे में बात की गई है, तो कहते हैं कि भाई अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो वो सीधा लाइक लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जाके आप लाइक सीधा सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो, और जहां पे आपको उस चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। देन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने के ऊपर भी फोकस रहता है। तो कहते हैं कि भाई देखो अब न्यूज़ जो ब्रॉडकास्ट होते हैं तो इसमें सबसे पहली बात यही कही जाती है कि भाई आप कभी भी विक्टिम का नाम नहीं लेंगे, बट यहाँ पर विक्टिम की फैमिली ने रिफ्यूज किया, उसके बाद भी इस नाम को वहां पे पब्लिश किया गया। सब कुछ पब्लिश तो डायरेक्टली तो नहीं किया उन्होंने, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, तो उस वजह से प्रॉब्लम रही। तो कहते हैं कि भी इससे कहीं ना कहीं प्रेस की फ्रीडम के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं एलीट इसे वेपनाइज कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट कोई मीडिया वाला कोई कैंपेन रन कर रहा है तो आई कैन पेनलाइज देम। एंड यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ के बीच में यहाँ पे आप सेग्रीगेशन करना भूल गए हो। तो कहते हैं कि भाई ये स्ट्रिक्टली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक जजमेंट है
ये रूटीन पब्लिक इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग को हैम्पर नहीं करनी चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये दो आर्टिकल्स के बेस्ड क्वेश्चन है आपके, तो इसको आप देख लेना। अब बात करते हैं कोसार की। कोसार की अगर बात की जाए तो ये क्या है? कहते हैं कि भाई यार देखो, अपने स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बहुत अलग अलग गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज के सेंटर में होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंगुलैरिटी है, मतलब इसका इन्फिनाइट मास है, इन्फिनाइट ग्रेविटी है और इसकी डेंसिटी भी इन्फिनाइट है, इसकी डेंसिटी भी इन्फिनाइट है। तो इसके आसपास अगर मान लीजिए कोई भी चीज आ जाती है तो ये उसको कंज्यूम कर लेती है। ये इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां से कोई भी चीज स्केप नहीं कर सकती अगर एक बार इसको क्रॉस कर लिया तो। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये लक्ष्मण रेखा है, जिसको एक बार ऑब्जेक्ट ने क्रॉस कर लिया तो ये ब्लैक होल उसको कंज्यूम कर लेगा। इवन लाइट के पास भी इतनी स्पीड नहीं है कि इसको स्केप किया जा सके। तो कहते हैं कि भाई ये हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव एक ब्लैक होल होता है और अभी इसकी स्टडी कंडक्ट की जा रही थी यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के द्वारा, जहां पे लूसिड एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो आपके क्वेसर है ये बेसिकली इन्हीं में से आपकी जो रेज निकलती है उसको कहा जाता है। तो हमने 31 एंशिएंट क्वेसर को यहाँ पे देखा, जिसमें से कुछ तो ऐसे भी थे 2 के आसपास जो सबसे पुराने थे एंड पहली बार जिनको हम देख रहे थे। तो ये एक तरह से एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास आपके क्रिएट होता है। कब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये जब ग्रेविटी आती है तो ये एक स्पाइरल फॉर्म में जितने भी आसपास के मटेरियल है उसको कंज्यूम कर रहा होता है। तो जो गैस है, डस्ट है, स्टाइलर डिब्रीज है, ये बहुत हाई डिग्री पे हीट अप हो जाते हैं। तो जिसमें ये रेडियो वेव, एक्स रेज, इस तरह की अलग अलग स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करते हैं और इसी को क्वेसर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है एंड ये एक तरह का कॉस्मिक बीकन है जो कि आप कह सकते हो कि लाइक बहुत दूर तक ट्रेवल करता है और जिसके बारे में पढ़ के हम स्पेस के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डार्क मैटर के बारे में समझने में हमारे को ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। बाकी इसके बारे में ये सिग्निफिकेंस वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपसे पूछा जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, इसके ऊपर बेस्ड ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। देखो यार, तजाकिस्तान और इंडिया के बीच में अब हेड ऑन फाइट है एशिया की नॉन परमानेंट सीट के लिए। तो जब यूनाइटेड नेशन बना था तो इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसकी जजमेंट हमेशा एक बाइंडिंग रहती है। अगर आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है, तो कहते हैं किसी भी कंट्री में पीस कीपिंग ऑपरेशन भेजने उसके काम आ सकते हैं। अगर कहीं पर सैंक्शन इम्पोज करने किसी देश के ऊपर तो वो कर सकते हैं। मिलिट्री एक्शन लेनी है तो उसको कह सकते हैं एंड जुडिशियल रेफरेंस के ऊपर भी आप ये कह सकते हो, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट वगैरह है उसको भी इंप्लीमेंट करवाने का काम इसका रहता है। तो इसमें P5 प्लस 10 मेंबर्स आपके रहते हैं। P5 में आपकी जैसे यूएसए, ठीक है जी, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया आ जाती है। बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो अफ्रीका से 3, एशिया पैसिफिक से 2, देन लैटिन अमेरिका से 2, देन वेस्टर्न यूरोप से 2 एंड ईस्टर्न यूरोप से आपके एक कंट्री। अब इसमें यूरोप और वेस्ट का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। अब 15 मेंबर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूरोप के जैसे यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है, और ये 2 कंट्रीज यूरोप के हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। एशिया की भी अगर बात की जाए तो एशिया में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये 2 सीट्स एशिया की, ये 2 सीट एशिया की, तो एशिया का भी रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है। अफ्रीका टोटली निग्लेक्टेड है और कहीं ना कहीं आपको ये जो साउथ अमेरिका है ये भी निग्लेक्टेड देखने को मिलता है। दैट्स वाई कई बार इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अभी अगर हम बात करें तो P5 के पास वीटो पावर होते हैं जिससे पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देते। रिप्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, हर कंट्री को हर जगह पे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो अभी एशिया पैसिफिक की इस सीट के लिए तजाकिस्तान के लिए हम साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इन्होंने तो सपोर्ट कर दिया तजाकिस्तान को, 57 मेंबर्स हैं उसमें। अभी हमारी अफ्रीका के साथ मीटिंग होनी थी बट बिकॉज ऑफ यहाँ पर अभी रिसेंटली
इबोला फैल गया था तो उस वजह से अभी बात नहीं हो पा रही है। तो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। यूएन में रिफॉर्म के लिए हम पुश करते हैं एंड कहीं ना कहीं इससे लीडरशिप स्टैचर हमारा इंक्रीज होता है। तो फिलहाल अफ्रीका को और अमेरिका को हमें यहाँ पे टारगेट करना चाहिए एंड कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक और सॉफ्ट पावर पार्टनरशिप को यहाँ पे लेवरेज करते हुए हम इस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये आपकी आज के डिस्कशन के चारों आर्टिकल थे। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।